हेलो माय डियर स्टूडेंट, मैं एमडी सर, मैं आपके बीच में उपस्थित हूँ सेट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 को लेकर। ये जो क्वेश्चन नंबर 6 है वह आपको आपके परीक्षा एग्जाम में 5 नंबर का आएगा। पहला ही क्वेश्चन हम देख लेते हैं बिना समय गंवाए। हम ज़्यादा कुछ नहीं कहेंगे कि हमारे चैनल को ठोक के लाइक करिए, ऐसे लाइक करिए, आपको अच्छा लगेगा तभी लाइक करिएगा, ठीक है। वैसे तो हम बहुत दिनों के बाद आपके बीच में उपस्थित हुए हैं। आप लोग ढूंढ भी रहे होंगे, बस नहीं पा रहे होंगे, तो कोई क्या कर सकता है। हम बिजी थे, इसलिए थोड़ा मुश्किलों का सामना कर रहे थे, मुश्किलों से उभरे हैं, तो सोचे हैं कि आपके बीच मुश्किल आ गई है, उन मुश्किलों को हम सॉल्व करें। और आपके बीच जो मुश्किल आने वाली है वह परीक्षा एग्जाम है, और उसी को लेकर हम 10-15 वीडियो बनाएंगे। 10-15 वीडियो में सेट 1, सेट 2, 3 ऐसे 7 करके कंप्लीट करेंगे। और आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा ताकि आप लोग कोई दिक्कत न हो। यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है, प्रश्न संख्या 6 जो है, विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के दोनों नियमों को समझाइए। तो विद्युत परिपथ के लिए किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। किरचॉफ का प्रथम नियम क्या होता है? किसी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होता है। जैसे यहाँ पे धारा आ रहा है, इधर से I1 आ रहा है, इधर से I2 आ रहा है, इधर से I3 आ रहा है, यहाँ से जा रहा है, ये वाला दर्शाया गया जा रहा है, और ये जो है संधि है। तो ये जो धारा होगा, संधि के तरफ आने वाली धारा, संधि की तरफ कौन धारा आ रही है? I1 आ रही है, I2 आ रही है, I3 आ रही है। संधि से दूर कौन जा रही है? I4, I5, I6। तो I1 ये संधि की तरफ आने वाली धारा का योग और संधि से दूर जाने वाली धारा का योग जो होगा वह बराबर होगा। और अगर इन दोनों का बीजगणितीय योग जो होगा वह शून्य होगा, तो ऐसे शून्य हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर और भी इसमें लिखा गया, अर्थात किसी भी विद्युत परिपथ में किसी भी संधि पर आने वाली धाराओं का योग उस संधि से दूर जाने वाली धाराओं की योग के बराबर होता है। यही किरचॉफ का प्रथम नियम है। किरचॉफ का जो प्रथम नियम होता है वह आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है। बच्चों, आवेश संरक्षण को व्यक्त करता है, ध्यान दीजिएगा, संरक्षण को व्यक्त करता है। और किरचॉफ का हम दूसरा नियम देखेंगे, ठीक है। ये किरचॉफ का दूसरा नियम है। देखिए क्या है आपका, किसी बंद पास में लगे सेलों के विद्युत वाहक बलों के बीजगणितीय योग उस पास में लगे संगत धारा एवं संगत प्रतिरोध के गुणनफल का बीजगणितीय योग बराबर होता है। अभी यहाँ पर देखेंगे, यहाँ पर एक पास बनाया गया है ऐसे E1, E2, यहाँ पर R1, R2, यहाँ पर R3। यहाँ पर ये माना गया कि जो E1 सेलवा है ना, वह I1 धारा दे रहा है, और E2 सेल जो है I2 धारा दे रहा है। ये इधर से आ रहा है I1, इसमें आ गया, इधर से आया I2 इसमें आया, तो मिल गया। तो I1 और I2, इस R3 में जो धारा बहेगा I1 I2 बहेगा, और इसमें जो धारा होगा I2 ही होगा, और इसमें जो धारा होगा वह I1 होगा। यहाँ पर पास लिया गया है A B E F A में, A B E F A में। अभी यहाँ से देखेंगे तो आप धारा के दिशा में जब चलिएगा तो प्लस लीजिएगा चिन्ह, धारा के विपरीत दिशा में चलिएगा तो माइनस लीजिएगा। जैसे A से B पर आए, कुछ नहीं मिला, फिर B से हम E पे जा रहे हैं, तो B से E पे जा रहे हैं तो मुलाकात हो रहा है, इससे मुलाकात हो रहा है और इससे मुलाकात हो रहा है। यहाँ पे देखेंगे प्लस है तो प्लस E2 रख दिया गया है। और जब इधर से जा रहे हैं तो इसमें देखेंगे धारा इधर से बढ़ रही है। हम B से E पे जा रहे हैं ना, B से E पे जा रहे हैं, तो B से E पे जा रहे हैं तो धारा इसमें इधर से बढ़ रही है, हम उल्टा जा रहे हैं तो माइनस लेंगे। यहाँ पर I2 R2 का गुणनफल जो होगा वो माइनस में आएगा। फिर E से F पे जा रहे हैं, कुछ नहीं मिलेगा। F से A पे जा रहे हैं, जब F से A पे जा रहे हैं तो धारा के दिशा में जा रहे हैं, तो प्लस इसका और इसका गुणनफल कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पर सेल का माइनस मिला है तो माइनस लिखेंगे E1। अब इसको पक्षांतर कर देंगे, E2 और E1 इसी तरफ रहने दिए हैं, और ये माइनस है, उधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस में है, इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा, वही लिखा गया है। इसी तरह इसमें भी देखिए, इस पास में, पास B C D E B में
तो पास बी सी डी ई में चलेंगे तो बी से सी तक कुछ मिल नहीं रहा है, और सी से डी पे चल रहे हैं तो धारा के दिशा में जा रहे हैं। सी से डी पर जाने का मतलब धारा की दिशा में जा रहे हैं, तो इसका और इसका गुणनफल जो होगा प्लस में होगा। तो देखिए यहाँ पर इसका और इसका गुणनफल जो है प्लस में है, I1 + I2 × R3, ठीक है। और फिर यहाँ D से E पर आएंगे और E से B पर आएंगे, तो E से जब B पर आएंगे तो धारा के दिशा में आ रहे हैं, तो यहाँ जो प्रतिरोध होगा और धारा गुणनफल होगा वह प्लस में होगा, तो यहाँ हो जाएगा I2 R2, तो यहाँ पे हो जाएगा I2 R2 प्लस में। सेल का कौन सिरा मिला, जब E से B पर आ रहे हैं तो सेल कौन सिरा मिला, माइनस मिला ना, तो माइनस है तो माइनस ही रखेंगे और E2 रख देंगे, और E2 को इधर भेज दिए हैं और इसको इधर ही रहने दिए, तो इतना प्राप्त हो गया, ठीक है। यही जो है किरचॉफ का दूसरा नियम। अगर इतना लिखते हो किरचॉफ का प्रथम नियम और दूसरा नियम, तो आपको 5 नंबर मिलेंगे ही मिलेंगे, कटने वाले नहीं हैं। अब प्रश्न 6 में 2 क्वेश्चन होगा, नहीं प्रश्न 6 में 2 क्वेश्चन होगा, एक अथवा करके दिया रहेगा, तो एक करना होगा, तो यहाँ 6 का अथवा दिया हुआ है और ये न्यूमेरिकल है। दिया क्या है, क्वेश्चन हम पढ़ लेते हैं, अगले पेज पे इसको लगाएंगे। एक ही पदार्थ के बने समान द्रव्यमान के 2 तार A तथा B के लिए जाते हैं। एक ही पदार्थ से बने, यानी जो तार होंगे एक ही पदार्थ के बने हैं। यदि 2 तार हैं तो दोनों कापर के बने होंगे या दोनों एल्युमिनियम के बने होंगे, हम गेस कर सकते हैं, बने हैं। B के लिए किए जाते हैं। तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है। तार A का व्यास B के व्यास का आधा है। यदि तार A का प्रतिरोध 24 ओम है तो तार B के प्रतिरोध कितना ओम होगा। तो यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पे हमको सूचना दिया गया है तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, यानी इसमें तार A पतला होगा, तार B मोटा होगा, ठीक है। चलिए इसको हम लगाते हैं। यहाँ पर देखेंगे, इसको क्वेश्चन को हम यहाँ पर लगाते हैं, जो क्वेश्चन दिया था यहाँ पर दिख रहा होगा आपको, 2 तार है, ठीक है। ये क्वेश्चन थोड़ा हमारे स्टूडेंट लोग जो लिखे हैं थोड़ा अलग तरीके से लिख दिए हैं, एक ही पेज पे लिखना चाहिए था, तो उसके सामने क्वेश्चन लगाएं। 2 तार है और ये तार A है, ठीक है, ये तार A है और ये तार जो है ये तार B है, ठीक है। ये तार क्या है आपका B है। इसका जो व्यास है D1 D, अगर ये D है तो ये समझो 2D है, ठीक है। यानी तार A का व्यास, क्वेश्चन फिर दिखाना पड़ेगा आप लोगों को, आप तो वीडियो करके पीछे देख लोगे, हमें दिखना पड़ेगा ना भाई साहब। यहाँ पे देखेंगे लिखा है तार A का व्यास तार B के व्यास का आधा है, और तार A का प्रतिरोध 24 ओम है, तो तार B का प्रतिरोध कितना होगा। तो तार A का प्रतिरोध जो है, तार A का प्रतिरोध हम R1 मान लेते हैं या RA मान लेते हैं। RA का प्रतिरोध जो है 24 ओम है, तो तार B का प्रतिरोध, ये जो तार B है इसका प्रतिरोध RB का मान कितना होगा, यही पूछ रहा है। लेकिन प्रश्न में सूचना ये दिया है कि तार A का जो व्यास है वह तार B के व्यास का क्या है, दुगुना है, और दोनों तारों की लंबाई समान है क्या, ये भी सूचना देख लेते हैं। ऐसा कुछ नहीं कहा है, समान द्रव्यमान के 2 तार A B लिए जाते हैं। अगर ऐसा हो तो इसके लिए एक फार्मूला होता है, यहाँ पर R1 RA का मान दिया है, तो यहाँ पे फार्मूला होता है R1/R2, और यहाँ पे होगा आपका D2/D1 के घात 4 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर R1 R2 लिखना है, लेकिन इसमें तो हम RA और RB मान चुके हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा RA और यहाँ पे हो जाएगा RB, और D1 D2 तो हम माने हैं, इसको हम मान लेंगे D1 और इसको हम मान लेंगे D2, ठीक है। तो D2 का मान कितना है आपका 2D, और D1 का मान कितना है आपका केवल D, ये हो जाएगा 4। RA/RB, ठीक है। ये D से D कट जाएगा तो 2 के घात कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे जब आप देखेंगे,
यहाँ पे जब आप देखेंगे, हम कलम चेंज कर रहे थे, तो आर ए का मान आर ए रहने दो अभी, और यहाँ पे हो गया आर बी, और यहाँ पे 2 के घात 4 होता है 16। आर ए का मान कितना 24, आर बी का मान पूछ रहा है, और ये हो जाएगा 16। यहाँ पे मान लेंगे 1, ये दोनों 8 से कटेगा, तो 8 दूना 16, 8 त्रिकी 24, तो ये हो जाएगा, इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 2RB, और इसका गुणा इसमें करेंगे तो हो जाएगा 3, तो RB बराबर हो जाएगा 3/2 बराबर 1.5 ओम होगा। ठीक है, और इतना करने से आपको 5 नंबर मिलने वाले हैं। गाइड में इस क्वेश्चन को देखेंगे ना तो बहुत बड़ा लगाया होगा, तो उस बहुत बड़े पर मत जाइए, आप लोग पढ़ रहे हैं तो कुछ ध्यान दीजिए। अभी यहाँ पे देखेंगे लुईस के डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य का अवधारणा से क्या तात्पर्य है। देखिए हम यहाँ पर आंसर तो इसका नहीं लिखा गया है, हम मौखिक ही बता देते हैं, आप लोग सुन के नोट कर लीजिएगा। लुईस ने यह बताया कि जो प्रकाश होता है वह कण से तरंग में बदल जाता है, और प्रकाश जो होता है वह कण से तरंग में बदल जाता है, इसलिए इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। ठीक है, यही उसकी अवधारणा यहाँ पर लिखना है। फिर यहाँ पे जब देखेंगे तो दिया हुआ है, एक बार और बता दें, डी ब्रोगली ने बताया कि प्रकाश जो होता है वह कण से तरंग में परिवर्तित हो जाता है, इसलिए इन तरंगों को डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। क्या कहते हैं? डी ब्रोगली तरंगे कहते हैं। और डी ब्रोगली तरंगों के लिए संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में लिखना है। तो वैसे आपको हम ये बता दें कि डी ब्रोगली है, ठीक है, आधा गो है क्या भाई, चलिए हलांत लगा काम चला लेते हैं। डी ब्रोगली तरंगदैर्ध्य जो होता है ना भाई साहब, लैम्डा बराबर होता है H/m भी। ठीक है, लेकिन यहाँ पे निकालना है संबंध गतिज ऊर्जा के पदों में निकालना है, तो इसमें गतिज ऊर्जा तो है ही नहीं, तो इसलिए गतिज ऊर्जा से इसको समीकरण नंबर हम क्या मान लेंगे? 1 मान लेंगे। अब यहाँ पर गतिज ऊर्जा के सूत्र से, गतिज ऊर्जा के सूत्र से, और गतिज ऊर्जा का सूत्र होता है K बराबर 1/2 mv²। यहाँ पर त्रिज्या गुणा करेंगे तो 2K बराबर mv² प्राप्त होगा, या 2K इधर m आएगा तो भाग करेगा, तो ये हो जाएगा आपका v का स्क्वायर। अगर अंडर आउट कर दें तो ये हो जाएगा 2K अपान कितना m बराबर कितना हो जाएगा v, तो ये v के लिए हम एक सूत्र प्राप्त हो गए। ये भी नहीं निकालना है, आपको निकालना है गतिज ऊर्जा और लैम्डा में संबंध। चूंकि यहाँ पर समीकरण 1 से लैम्डा बराबर H अपान कितना होता है, m भी होता है, और v के जगह पर इतना लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, लैम्डा बराबर H, यहाँ पर m को क्या लिख सकते हैं, √m गुणे √m लिख दे तो काम चलेगा कि नहीं चलेगा? बिल्कुल चलेगा। देखो m की जगह पर √m लैम्डा के यहाँ पर m के जगह पर √m गुणे √m इंटू v लिखना है, और v का मान यहाँ देख सकते हो √2k, ये भी अंदर है। अब इसको लिख सकते हो √2k अपान √m, इसको अलग अलग कड़ी में लिख सकते हो। एक लाइन और बढ़ा दें, ये जो अंडर रूट है ना भाई साहब, ये दोनों पर है, इसलिए दोनों पर लगा दिए। √m से √m कट जाएगा तो लैम्डा बराबर हो जाएगा h, और ये अंडर रूट इसका गुणा देखो, ये भी अंडर रूट में है, ये भी अंडर रूट में है, इनको दोनों को एक अंडर रूट में लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा √m इंटू 2k। यही आपसे पूछ रहा था, ठीक है, यही आपसे पूछ रहा है, और इस तरह क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, अभी 7 का 8वां भी होगा। देखिए अब 7 में भी 2 क्वेश्चन देगा, एक क्वेश्चन करना रहेगा। अब 7 का हम 8वां देखेंगे, ठीक है, और ये 7 का 8वां यहाँ पर है। 7 का 8वां देखेंगे तो यहाँ पर है, ठीक है,
और ये भी बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखेंगे। लिखा आंशिक रूप से परावैद्युत द्वारा भरे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए सूत्र स्थापित करना है। तो इसके लिए हम क्या बनाएंगे, संधारित्र प्लेट बनाएंगे। यहाँ पर एक प्लस में रखेंगे और एक भाई साहब जो होगा वह माइनस में रखेंगे। ठीक है, माइनस में रखा गया और इसमें एक प्लेट रखना, और माइनस वाले प्लेट को पृथ्वी से क्या करते हैं, हम जोड़ देते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक प्लेट रखना है आंशिक परावैद्युत वाली, और इस पट्टी की मोटाई जो है हम टी मान लेते हैं, और यहाँ से यहाँ तक जो है वह डी है। तो देखो ये टी है, और टी में से अगर डी में से टी घटा दें तो खाली स्थान का वैल्यू निकल जाएगा। तो खाली स्थान का वैल्यू जो होगा वह डी माइनस टी होगा। ठीक है, वह डी माइनस कितना होगा, टी होगा। और इसमें जो वैद्युत क्षेत्र तीव्रता होगा उसे हम ई नॉट लिखेंगे, और इसमें जो तीव्रता है उसे हम ई डैश लिख रहे हैं। ये परावैद्युत वाला माध्यम है। ठीक है, इसमें जो विभव होगा उसे भी नॉट, और इसमें जो विभव होगा उसे हम भी डैश लिखेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हम कुल विभव निकाल लेते हैं। पहले क्या निकाल लेते हैं, कुल विभव। कुल विभव भी बराबर भी नॉट प्लस भी डैश होगा। ठीक है, यहाँ पर कुल विभव भी बराबर भी नॉट भी डैश होगा। यहाँ पर आप लोग पढ़े होंगे कि भी बराबर होता है ईडी फार्मूला। ठीक है, तो भी बराबर तो भी रहने दो, भी नॉट के लिए क्या होगा, ई नॉट होगा। भी नॉट के लिए क्या होगा, ई नॉट। ई नॉट कहाँ है, खाली स्थान का है, और खाली स्थान के लिए हम क्या माने, डी इंटू टी। तो ये हो जाएगा डी माइनस टी। ठीक है, अब प्लस भी डैश हेकरे लिए है, और इसके लिए होगा ई इंटू डी। तो ई डैश आई इंटू कितना हो जाएगा, टी हो जाएगा। देखो भी बराबर ई डी होता है, तो इसके लिए भी डैश टी होगा, इसके लिए भी नॉट डी माइनस टी होगा। अब यहाँ पर ध्यान देना, ई बराबर होता है सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो यहाँ पर ये निर्वात के लिए है, तो यहाँ पर ये होगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट ही होगा, और डी माइनस टी होगा। थोड़ा सा ऊपर कर ले। लेकिन यहाँ पर ई डैश के लिए परावैद्युत वाला माध्यम है ना के, तो यहाँ पे हो जाएगा सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट के हो जाएगा। अब पहले से कितना है, टी है। अब इसमें से कॉमन क्या कर सकते हैं, सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट कॉमन कर लो, तो यहाँ बचेगा डी माइनस टी, और यहाँ बचेगा टी अपान के। ठीक है, अब धारिता के सूत्र से, लास्ट समय चल रहा है, इतना तो पता होगा ना। C बराबर होता है Q अपान भी। ठीक है, ये रखेंगे, तो C बराबर Q हो गया अपान भी, और भी का मान इतना प्राप्त हुआ है। ठीक है, भी का मान प्राप्त हुआ है, वही रख देंगे यहाँ पर सिग्मा अपान इप्सिलॉन नॉट। ठीक है, और यहाँ पर क्या है, डी माइनस टी, यहाँ पर प्लस टी अपान के। अब वैसे एक फार्मूला और है कि सिग्मा बराबर होता है क्यू अपान ए। ठीक है, यहाँ पर एक मान लेते हैं, इसमें करेंगे तो Q बराबर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए। तो यहाँ पर C बराबर, अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं, Q, और Q के जगह पर क्या लिख सकते हो, सिग्मा इंटू ए। तो Q के जगह पर हो जाएगा सिग्मा इंटू ए, और यहाँ पर नीचे कितना है, सिग्मा इप्सिलॉन नॉट डी माइनस टी, यहाँ पर टी अपान कितना, के है। अब यहाँ पे सिग्मा से सिग्मा खत्म हो जाएगा, इप्सिलॉन नॉट नीचे ऊपर पहुंच जाएगा, तो C बराबर हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे हो जाएगा डी माइनस टी प्लस टी अपान के। अगर इसको हम सॉल्व करें तो एक लाइन और सॉल्व करें तो इसके नीचे एक मान सकते हो, तो ये हो जाएगा ए इप्सिलॉन नॉट के डी माइनस टी प्लस टी अपान कितना हो जाएगा, के। अब ये ऊपर पहुंच जाएगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा था क्या, तभी से इसका गुणा इसमें कर दिए हैं, तो के डी माइनस टी हो जाएगा, और इसका गुणा इसमें टी ही होगा, के नीचे से ऊपर जाएगा तो हमें गुणा करेगा, तो C बराबर कितना हो जाएगा,
तो C बराबर हो जाएगा आपका, कितना होगा आपका भाई साहब, ऊपर जाएगा तो A एप्सिलॉन नॉट K, यहाँ पर K D माइनस T अब प्लस T। ठीक है, आपका यही आंसर यहीं पर है, बढ़िया वाला आंसर तो यही है। ठीक है, एप्सिलॉन नॉट D माइनस T प्लस T अपन K। ठीक है, इस तरह हम प्रूफ कर सकते हैं और इतना करने पर आपको 5 नंबर मिलते हैं। ठीक है, इस सेशन में बस इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।